जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और हम आज पढ़ेंगे घटना चक्र सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूर्वालोकन जो होता है भारतीय इतिहास का, उसका हम पहला चैप्टर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है। इस पूर्वालोकन में 1990 जनवरी से लेकर 2023 तक के प्रश्न पत्र शामिल हैं। ठीक है जी, चलो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास में पाषाण काल चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले इसका हम नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है। नोट्स पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आंसर रहेगा वो हम सारा खत्म करेंगे। ठीक है। पाषाण काल। ठीक, चलो फिर शुरुआत करते हैं। फिर नोट्स में है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठय या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल हैं। प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता आहाड़ जौरवे आदि आती है, जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। ये हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल, कोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक एवं विदारिणी। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, फलक उपकरण तथा तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, तक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान में थी से चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप बदमुदरै तथा अतिरम्पक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रोसफूट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रोसफूट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरम्पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पूरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टरजाइट पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी था। इस काल के मानव को
पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंघनाच एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जो है से हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्रों में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमानों पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव शव एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थीं। विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में है। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागौर, भिलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 500 में से चित्रकारी प्राप्त हुए हैं। इनमें से यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय यह है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल
धान के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी के पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। चीन के यांगत्जी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू एवं कश्मीर से प्राप्त हुआ। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफ कराल जम्मू एवं कश्मीर में स्थित नौपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नौपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नौपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। नौपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नौपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नौपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं अहाड़, बालाथल, बागौर, ओजियाना एवं गुलुंद। ये पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गुलुंद, बालाथल, ओजियाना के घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति जो 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नौदा टोली प्रमुख स्थल है। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामिति आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक
हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश, नंदुरबार जिला और नासिक जिला, ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति जो 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात लगभग 200 जोरवे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से पश्चिम दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था, जो मुख्यतः सामाजिक विभेद का सूचक है। यहाँ से अन्नगार भी मिला है। पूर्वी भारत में तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्वा वर्धमान जिले के पांडुराजर ढीबी और पूर्वा मेदिनीपुर जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरा स्थल जहाँ खुदाई हुई वे हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कॉर्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुट्टिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौनों की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ
मृत्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ शाण धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और निवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, जबकि दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सटेंडेड बैरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल बैरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले प्लेट हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतड़ी ताम्र पट्टी के शिखर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मास्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। ठीक है जी। अब पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूसफूट एक, है ना, रॉबर्ट ब्रूसफूट एक पहला ऑप्शन रहेगा, मतलब ए ऑप्शन रहेगा भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी रहेगा पुरातत्वविद, ऑप्शन सी रहेगा पुरा वनस्पति शास्त्री, ऑप्शन डी रहेगा इतिहासकार। तो रॉबर्ट ब्रूसफूट क्या थे? अभी आपने पढ़ा ना नोट्स में, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी। ठीक है जी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रॉबर्ट ब्रूसफूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन वस्तुओं के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है जी। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। ऑप्शन ए रहेगा थॉमसन ने, ऑप्शन बी रहेगा लुबाक ने, ऑप्शन सी रहेगा टेलर ने, ऑप्शन डी रहेगा चाइल्ड ने। अब इस ऑप्शन को देख के आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो इसका विभाजन मात्र थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है जी। अब इसको मैं डिस्क्राइब करके बताता हूं। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर
पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जगनेशन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है जी। तो ऑप्शन ए रहेगा निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी रहेगा मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी रहेगा ऊपरी एवं पाषाण काल में, ऑप्शन डी रहेगा मध्य पाषाण काल में। ठीक है जी। अब इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? मध्य पाषाण काल में। कहाँ हुआ था? मध्य पाषाण काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। देखिए इसको मैं अब फिर डिस्क्राइब करके बताता हूं कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में मिले हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। ऑप्शन ए है लंघनाज, ऑप्शन बी है बीरवानपुर, ऑप्शन सी है आदमगढ़, ऑप्शन डी है चोपनी मांडो। ठीक है। अब इन चारों ऑप्शन को देख के आपको आंसर बताना है। तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वो स्थान कहाँ है? वो स्थान है आदमगढ़ में। कहाँ पे? आदमगढ़ में। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए रहेगा चोपनी मांडो से, ऑप्शन बी रहेगा काकोरिया से, ऑप्शन सी रहेगा महदहा से, ऑप्शन डी रहेगा सराय नाहर राय से। ठीक है। अब इस ऑप्शन को देख के आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस स्थल से? तो किस स्थल से? तो महदहा और सराय नाहर राय से। कहां से? महदहा से और सराय नाहर राय से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब इसको मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा क्योंकि इसका ऑप्शन जो ऑप्शन सी और डी दोनों सही है। ठीक है। मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमानों पर प्राप्त किए गए हैं, बड़े पैमानों पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए रहेगा सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी रहेगा महदहा से, ऑप्शन सी रहेगा लेखैया से और ऑप्शन डी रहेगा चोपनी मांडो से। अब इस ऑप्शन को देख के आपको आंसर बताना है। ठीक है। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सराय, कहाँ से? सराय नाहर राय से और महदहा से। अभी मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया था। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, पहला क्या है, पैसरा, और दूसरा क्या है, लेखैया, और ऑप्शन सी है, मतलब तीसरा है वीरभानपुर, और चौथा है महधा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका चयन कीजिए। क्या होगा इसका? इसका होगा ऑप्शन सी। क्या रहेगा? ऑप्शन सी। पहला क्या है, महदहा, उसके बाद लेखैया, उसके बाद पैसरा, उसके बाद वीरभानपुर। ये कैसे? भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व। ठीक है जी, चलो अब इसको डिस्क्राइब करके मैं बताता हूं। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है महदहा, जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, और लेखैया मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और पैसरा जो बिहार में स्थित है, एवं वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहां से निकले हैं? ऑप्शन ए है सराय नाहरराय से, ऑप्शन बी है दमदमा से, ऑप्शन सी है महदहा से, ऑप्शन डी है लंघनाज से। ठीक है जी, तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहां से निकले हैं? तो ये दमदमा से निकला है। कहां से? दमदमा से निकला है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसको डिस्क्राइब करके मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहरराय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं, और एक समाधान में से 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष समाधानों में से एक एक कंकाल मिले हैं। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कहां से हुई थी? ऑप्शन ए है नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी है पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन डी है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। ठीक है, इसका आंसर अब आप बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है। कहां से हुई है? नवपाषाण काल में। कब हुई है? नवपाषाण काल में। अब इसको डिस्क्राइब करके मैं बताता हूं। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। ठीक है जी, चलो अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है नलमाला पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है नर्मदा घाटी। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप बताएंगे। तो भारत में क्या है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी में मिलता है। कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा सिंघौर मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनाकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। ठीक है जी, चलो फिर 11वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ठीक है जी, तो ऑप्शन ए रहेगा गंगा नदी, ऑप्शन बी रहेगा यमुना नदी, ऑप्शन सी रहेगा नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी रहेगा ताप्ती घाटी,
और ऑप्शन ई रहेगा, ठीक है। बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब आपको सोच के बताना है। तो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलो अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, क्या था इसमें। ऑप्शन ए गेहूं था, ऑप्शन बी चावल था, ऑप्शन सी जौ था, ऑप्शन डी बाजरा था। अब इन चारों ऑप्शन को देख के बताइए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो क्या था, वो जौ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है जी, जौ था। देखिए अब इसको डिस्क्राइब करके मैं आपको बताता हूं। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सूरधम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने लगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, बार्ले 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं, जिसको वीट बोलते हैं, भी उगाया जाने लगा, ठीक है जी। चलो अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है कोल्डिहवा से, ऑप्शन बी है लहुरा देव से, ऑप्शन सी है मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी है टोकवा से, ठीक है जी। तो चारों ऑप्शन देख के बताइए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहां से, लहुरा देव से। कहां से, लहुरा देव से, ठीक है। नवीनतम खोजों के आधार पर, ठीक है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व की चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा, ठीक है। इसको सावधानी से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए रहेगा ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन बी रहेगा बुर्ज होम से, ऑप्शन डी रहेगा कोल्डिहवा से, ऑप्शन डी रहेगा मेहरगढ़ से, ठीक है। तो अब इसको आप ऑप्शन देख के आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से, ठीक है जी। अभी आपको पूरा मैंने व्याख्या करके बताया था, ठीक है। चलो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से
प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए रहेगा लोथल, ऑप्शन बी रहेगा हड़प्पा, ऑप्शन सी रहेगा मेहरगढ़, ऑप्शन डी रहेगा मुंडी गौक। ठीक है, तो आपको इसका आंसर तो मालूम ही होगा। क्या है ऑप्शन? इसका आंसर होगा मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। अभी आपको इसको व्यापक रूप से पूरा व्याख्या करके मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन क्या है? नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए रहेगा मुंडी गौक, ऑप्शन बी रहेगा मेहरगढ़, ऑप्शन सी रहेगा दम्बसादत, ऑप्शन डी रहेगा बालाकोट और ऑप्शन ई रहेगा अमरी। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस के प्री में पूछा गया था। ठीक है, तो नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर, तो किस स्थान पर हुआ है? ये होगा आपका मेहरगढ़। ठीक है जी, मेहरगढ़। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको व्यापक रूप से बता दिया हूं। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ऑप्शन चेंज करके। ठीक है, चलो 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? अब इसको देखते हैं। पहले ऑप्शन ए रहेगा अंजीरा से, ऑप्शन बी रहेगा दम्बसदात से, ऑप्शन सी रहेगा किले गुल मोहम्मद से, ऑप्शन डी रहेगा मेहरगढ़ से और ऑप्शन ई रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपरोक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी के एग्जाम में 5 आपके ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, इसको हम करते हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। ठीक है, क्या है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? सेम वही क्वेश्चन है। क्या है? मेहरगढ़ से। ठीक है, कैसे भी घुमा घुमा कोई क्वेश्चन पूछे, आपको आंसर पे अडिग रहना है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ठीक है, क्या है कथन? पहला कथन है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और दूसरा क्या है? प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन दोनों को देखना है, इन दोनों कथनों को देखना है और ऑप्शन को बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों, क्योंकि दोनों कथन क्या है? वो सही हैं। ठीक है जी, चलो अब इसको व्याख्या करके मैं आपको बताता हूं। देखो, उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातव्य है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्ढिवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। अतः कथन 1 सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न, जौ एवं धान के साक्ष्य महगड़ा एवं धान के साक्ष्य कोल्ढिवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सी
क्यों सही है। ठीक है जी। अब चलिए 19th क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन क्या है। 19वां क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी मेहरगढ़। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो कहां से मिला है? मेहरगढ़ से। ठीक है, उस स्थल का नाम बताइए, तो मेहरगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कक्षी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रामाणिक तिथि लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, चलो अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन ए रहेगा औदे, ऑप्शन बी रहेगा बोरी, ऑप्शन सी रहेगा बागोर, ऑप्शन डी रहेगा लखनिया। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से किन स्थानों में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो पशुपालन के प्रमाण कहां से मिलते हैं? बागौर से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। ठीक है, चलो अब 21वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी रहेगा नवपाषाण युग और ऑप्शन सी रहेगा ताम्र पाषाण युग और ऑप्शन डी रहेगा लौह युग। ठीक है, तो इसमें से अब आपको आंसर बताना है। तो किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है किसको? ताम्र पाषाण युग को। ठीक है, इसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अब 22वां क्वेश्चन क्या है? आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ठीक है, दूसरा है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे और तीसरा कथन है धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था और चौथा क्या है? यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। अब इनमें से आपको क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प भी मैं आपको दिखा देता हूं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए रहेगा 1, 3 एवं 4 सही है, ऑप्शन बी रहेगा 1 एवं 2 सही है, ऑप्शन सी रहेगा 1, 2 एवं 3 सही है और ऑप्शन डी रहेगा 3 एवं 4 सही है। तो इसका जो ऑप्शन जो रहेगा वो आपको बताना है। ऑप्शन क्या रहेगा सही? तो ऑप्शन इसका जो सही रहेगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या रहेगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1, 3 एवं 4 सही है। क्या है? 1, 3 एवं 4 सही है। तो एक क्या है? आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये बिल्कुल सही है।
और तीसरा, धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी सही है। और कौन सा सही है? और चौथा सही है, क्या है? यहां से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा व्याख्या करके आपको हम बताते हैं। देखो, आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बवती मतलब तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड भी प्राप्त हुई है जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। ठीक है जी, चलो अब 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए रहेगा, क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा आमरी, ऑप्शन बी रहेगा मेहरगढ़, ऑप्शन सी रहेगा कोट दीजी और ऑप्शन डी रहेगा कालीबंगा। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या रह जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मेहरगढ़ से जो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है, पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब 24वां क्वेश्चन देखते हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए रहेगा केडी वाजपेयी ने, ऑप्शन बी रहेगा वीएस वाकड़कर, ऑप्शन बी रहेगा वीएस वाकड़कर ने, ऑप्शन सी रहेगा एचडी सांकालिया ने, ऑप्शन डी रहेगा मार्टिमर व्हीलर ने। ठीक है, अब इन ऑप्शन को देखने के बाद आपको इसका आंसर बताना है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो किसने किया था भाई? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एचडी सांकालिया ने नौदा टोली का उत्खनन किया था। नौदा टोली जो मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एचडी सांकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। ठीक है, चलिए अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए रहेगा गुजरात, ऑप्शन बी रहेगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी रहेगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी रहेगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, अभी मैं इसका आंसर आपको बताया था। क्या बताया था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नौदा टोली मध्य प्रदेश में, अभी व्याख्या करके आपको बताया था ना जी। चलो अब 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, क्या है 26वां क्वेश्चन? बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है कहाँ? ऑप्शन ए रहेगा सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन बी रहेगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन सी रहेगा मंदिर के रूप में, ऑप्शन डी रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है कहाँ से?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को, जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, वृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं और मेहिरा। ठीक है, चलो फिर 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ऑप्शन ए रहेगा बुदिहाल, ऑप्शन बी रहेगा संगनकल्लू, ऑप्शन सी रहेगा कोल्डिहवा, ऑप्शन डी रहेगा ब्रह्मगिरी। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संगनकल्लू से। कहां से, संगनकल्लू से। कर्नाटक में मैसूर के पास बेलारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नौपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, चलो फिर 28वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 28वां क्वेश्चन, कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए रहेगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ऑप्शन बी रहेगा खनिज के लिए, ऑप्शन सी रहेगा बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, ऑप्शन डी रहेगा सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। ठीक है, चलो फिर 29वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 29वां क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए रहेगा अजंता, ऑप्शन बी रहेगा भीमबेटका, ऑप्शन सी रहेगा बाघ, ऑप्शन डी रहेगा अमरावती। ठीक है, तो इसमें से अब आपको आंसर बताना है कि कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, भीमबेटका। ठीक है, इसका डिस्क्राइब करके मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक है, चलो भाई 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन क्या है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी सिंगरौली, ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन। ठीक है, तो भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है, अभी बताया था ना जी, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, अब्दुल्लागंज रायसेन में। कहाँ है, अब्दुल्लागंज रायसेन में। ठीक है, चलो फिर 31वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन क्या है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन ए घगरिया, ऑप्शन बी रहेगा भीमबेटका, ऑप्शन सी रहेगा लेखैया, ऑप्शन डी रहेगा आदमगढ़। ठीक है, तो भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, इसका आंसर आप बताइए। तो भारत के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं कहां से, भीमबेटका से। कहां से, भीमबेटका से। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। ऑप्शन ए रहेगा
माधो स्वरूप वत्स, ऑप्शन बी रहेगा एच.डी. संकालिया, ऑप्शन सी रहेगा वी.एस. वाकड़कर, ऑप्शन डी रहेगा वी.एन. मिश्रा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो कौन खोजा? वी.एस. वाकड़कर ने। किसने? वी.एस. वाकड़कर ने। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वी.एस. वाकड़कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। चलो फिर अब 33वां क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका को किसने खोजा था? ठीक है, क्या है? भीमबेटका को किसने खोजा था? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर एच.डी. संखालिया, ऑप्शन बी रहेगा डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, ऑप्शन सी रहेगा डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर, ऑप्शन डी रहेगा डॉक्टर राजबली पांडे। ठीक है, भीमबेटका को किसने खोजा था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर, कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया है, अतः इसका निकटतम उत्तर विकल्प सी होगा। ठीक है, चलो फिर 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। ऑप्शन ए रहेगा हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी रहेगा अहिछत्र में, ऑप्शन सी रहेगा नोह में, ऑप्शन डी रहेगा लाल किला में। ठीक है, तो गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ है। कहां से? हस्तिनापुर में हुआ है। कहां पे हुआ है? हस्तिनापुर में हुआ है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड ओसीपी कहा गया। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950-52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरा स्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। ठीक है, चलो फिर 35वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 35वां क्वेश्चन? कि ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो ऑप्शन ए रहेगा उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी रहेगा पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी रहेगा दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन डी रहेगा पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा उत्तर से दक्षिण की ओर। क्या रहेगा आंसर? उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हांडियां और तांबे के कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। ठीक है, चलो अब 36 क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए रहेगा ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी रहेगा बुर्ज होम, ऑप्शन सी रहेगा चिरांद, ऑप्शन डी रहेगा मास्की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से
प्राप्त हुआ है। तो कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त जो हुआ है ऑप्शन बी बुर्ज होम से। ठीक है। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम से नौपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। ठीक है। 37वां क्वेश्चन आप देखते हैं। 37वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का साक्ष्य मिला है? सेम क्वेश्चन है। क्या है कि किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? बुर्ज होम। ठीक है। इस स्थान पे बुर्ज होम स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन क्या है कि गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए रहेगा बुर्ज होम से, ऑप्शन बी रहेगा कोल्डिहवा से, ऑप्शन सी रहेगा ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन डी रहेगा संगन कल्लू से। इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। ठीक है। तो गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। कहां से? बुर्ज होम से। ठीक है। इसका तो आंसर मैंने बता दिया। ठीक है। चलो 39, इसको व्याख्या करके भी मैंने बता दिया था। ठीक है। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान दिया गया है और ख्याति का कारण दिया गया है। तो पहला ऐतिहासिक स्थान में दिया है बुर्ज होम। ठीक है। दूसरा चंद्रकेतुगढ़ और तीसरा गणेश्वर। ठीक है। और ख्याति के कारण में दिया है शैलकृति देव मंदिर, टेराकोटा कला और ताम्र कलाकृतियां। ठीक है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है? अब इसको सुमेलित करना है। ठीक है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 1 और 2, और ऑप्शन सी है केवल 3, और ऑप्शन डी है 2 और 3। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 2 और 3 हो जाएगा। मतलब चंद्रकेतुगढ़ और टेराकोटा कला, गणेश्वर, ताम्र कलाकृतियां। ठीक है। ये 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है। देखो, बुर्ज होम नामक नौपाषाणिक पुरास्थल जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अव्यवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ है ना, चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। ठीक है। अब 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या है? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन ए रहेगा मोरहना पहाड़, ऑप्शन बी रहेगा घघरिया, ऑप्शन सी रहेगा बगही खोर, ऑप्शन डी रहेगा लेखैया। ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखैया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डॉक्टर जे एन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार
विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। एक अभिकथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। अब उस नीचे दिए कूट में से सही उत्तर को चयन करना है। पहले अभिकथन देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतल भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। अब इसका कारण बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ठीक है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है। ठीक है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन ए जो रहेगा वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो होगा वो ए की सही व्याख्या करता है। देख लो एक बार फिर से। अभिकथन विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, बिल्कुल सही है। और इसका जो कारण बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ठीक है, चलो। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। ठीक है, चलो अब 42वां क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन क्या है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। ऑप्शन ए रहेगा संस्कृति, ऑप्शन बी रहेगा पर्यटन, ऑप्शन सी रहेगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी रहेगा मानव संसाधन विकास। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो इसका संस्कृति ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ठीक है, 43वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए रहेगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी रहेगा जॉन मार्शल, ऑप्शन सी रहेगा मार्टिमर वेलर, ऑप्शन डी रहेगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। क्या इसका आंसर आपको बताना है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814-1893 मतलब 1814 में इनका जन्म हुआ था और 1893 में इनकी मृत्यु हुई थी। को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलो अब 44वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है। ऑप्शन ए रहेगा गुवाहाटी, ऑप्शन बी रहेगा बस्तर, ऑप्शन सी रहेगा भोपाल, ऑप्शन डी रहेगा चेन्नई। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय
कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। ठीक है, चलो अब 45वां क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का रहेगा। कौन सा पे? पाषाण काल पे। ठीक है, पाषाण काल का जो पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास में जो चैप्टर है पाषाण काल, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रहेगा भोपाल, ऑप्शन बी रहेगा नई दिल्ली, ऑप्शन सी रहेगा मुंबई, ऑप्शन डी रहेगा अहमदाबाद। तो अभी आपको इसका आंसर मैंने बताया था। ठीक है, तो मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, चलो आज ये हमारा चैप्टर पूर्वालोकन भारतीय इतिहास में जो चैप्टर हमारा पाषाण काल चल रहा था वो पूरा खत्म हो गया है। जो 45 क्वेश्चन हमने आपको कराया, और वो भी नोट्स के साथ। अब अगले वीडियो में या अगले क्लास में सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी नोट्स और क्वेश्चन आंसर दोनों के साथ। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है? आपको दोहराना है, रिवीजन करना है और पढ़ना है अच्छी तरह से। एक सीट आपको चाहिए, एक सीट आपको ग्रहण करना है। ठीक है जी, चलो फिर, थैंक यू सो मच। जय हिंद।